दोस्तों, स्वागत है आपका साई स्टडी में। तो आज हम पढ़ेंगे स्कंदगुप्त। और स्कंदगुप्त में हम स्कंदगुप्त के कार्य, ठीक, स्कंदगुप्त के आक्रमण, स्कंदगुप्त के युद्ध और स्कंदगुप्त की उपाधियां, सभी प्रकार की सभी जानकारी आपको मिलेगी। स्कंदगुप्त का एक एक क्वेश्चन आपको यहाँ पर इस वीडियो में आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो देखते रहिए साई स्टडी के चैनल को, और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा लें, क्योंकि इसी तरह की कंपटीशन एग्ज़ाम की वीडियो इसी चैनल पर आती रहती है। और कुछ ही दिनों में हम इस चैनल पर आपसे लाइव रूबरू होंगे, लेकिन फिलहाल वीडियो के माध्यम से आप अपनी स्टडी को टाइट कर सकते हैं या बढ़ा सकते हैं, ठीक, और कंपटीशन एग्ज़ाम को अपने कब्जे में कर सकते हैं। तो आज पढ़ेंगे हम स्कंदगुप्त, ठीक। स्कंदगुप्त का सारा मैटर इसी वीडियो में आपको मिलता रहेगा। तो आज हम स्कंदगुप्त और स्कंदगुप्त के बारे में आगे कुछ अन्य शासक हैं गुप्त वंश के, जो कुछ इतने शक्तिशाली हुए नहीं हैं, तो उनके भी बारे में हम बात कर लेंगे। और कल हम शुरू करेंगे गुप्त वंश का मौर्य साम्राज्य, गुप्त वंश का साम्राज्य, प्रशासन, ठीक, साम्राज्य तो हो गया, प्रशासन। तो अब बात करते हैं गुप्त वंश के महान अंतिम शासक स्कंदगुप्त के बारे में। और स्कंदगुप्त जो भारत का गुप्त साम्राज्य था, उसका अंतिम और महान शासक था, ठीक। अंतिम शासक तो विष्णुगुप्त है, लेकिन ये अंतिम महान शासक था, ठीक। बात करते हैं स्कंदगुप्त के बारे में। तो एक बात को आपको ध्यान होगी कि जिस आदमी की किस्मत खराब होती है, ठीक है, तो उसको एक तो किस्मत से संघर्ष करना पड़ता है, और एक जो किस्मत के कारण आई हुई त्रुटियों से संघर्ष करना पड़ता है, ठीक है। किस्मत के कारण आई हुई मुसीबतों का संघर्ष करना पड़ता है। तो स्कंदगुप्त वही व्यक्ति में से एक है। स्कंदगुप्त के सामने किस्मत भी खराब थी और बहुत मुसीबतें भी थी, क्योंकि इनके शासक बनते ही इस पर हुणों का आक्रमण होना शुरू हो गया, ठीक है। इसके शासन बनते ही इस पर हुणों का आक्रमण होना शुरू हो गया। तो स्कंदगुप्त के शासक बनते ही हुणों का आक्रमण हुआ। वो हुणों की बात करेंगे बाद में, पहले इसके उपाधियों और कार्य के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये वैष्णव धर्म से संबंधित था और इसकी उपाधि परम भागवत थी, ठीक है। वैष्णव धर्म से संबंधित, वैष्णव धर्म से संबंधित, अर्थात वैष्णव धर्म को मानता था, ठीक था, ठीक, वैष्णव धर्म को मानता था या वैष्णव धर्म से संबंधित था। और इसकी उपाधि बात करते हैं, उपाधि, ठीक है। इसकी उपाधि थी परम भागवत, परम भागवत, ठीक। इतने तक बात आपको समझ में आ गई होगी, ठीक है। और इसने, अब बात करते हैं हुणों की, ठीक है। ये कुछ का इसने सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण, वो आप पहले लिख लीजिए, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैं जो लिखवा रहा हूँ पहले वो लिख लीजिए, फिर हम हुणों की स्टोरी बताएंगे, सब मैटर आपको मिलता रहेगा। तो पहले लिख लीजिए, इसने सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया, सुदर्शन झील का पुनः निर्माण करवाया। इस पैसे इसने दी थी, लेकिन करवाया किसने? तो चक्रपालित, इसका कोई एक सामंत था या सेनापति था, चक्रपालित ने करवाया, चक्रपालित ने करवाया, ठीक। और इसने एक और निर्माण कार्य कराया था, जो 456 ईस्वी में विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया, विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया, ठीक है। विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया। क्या समझ में आया आपको? स्कंदगुप्त, ठीक, 455 से 467, ठीक है। वैष्णव धर्म से संबंधित था ये कौन? स्कंदगुप्त। और स्कंदगुप्त की उपाधि थी परम भागवत। स्कंदगुप्त परम भागवत उपाधि धारण कर रखी थी स्कंदगुप्त ने, और इसने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया, ठीक है। जो निर्माण करवाया था चक्रपालित ने, जो इसका सामंत या सेनापति था, ठीक। और 456 ईस्वी में विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया था। आपको दिख नहीं होगा नीचे, वैसे 456 ईस्वी में आप लिख लीजिए, 456 ईस्वी में
स्कंदगुप्त ने विष्णु मंदिर का निर्माण करवाया। ठीक, बात करते हैं आगे। ठीक, आगे बात करते हैं इसके बारे में। तो इस पर हुणों के आक्रमण हुए। ठीक है, इस पर हुणों के आक्रमण हुए और उन्होंने इसने हुणों को हरा दिया। ठीक है, हुणों के आक्रमण, हुणों के आक्रमण हुए, लेकिन इसने स्कंदगुप्त ने हुणों को हराया। हुणों को हराया। हुण दो प्रकार के थे। ठीक है, हुण दो प्रकार के थे, एक काले हुण और श्वेत हुण। जो काले हुण थे वो तो गए थे रोम, काले हुण वो गए थे रोम। ठीक है, और जो श्वेत हुण है वो भारत आए थे। तो ये श्वेत हुण है। ठीक है, श्वेत हुण जो आए थे भारत। काले हुण गए रोम, वहां की अर्थव्यवस्था, वहां की व्यवस्था को तहस नहस कर दिया, और श्वेत हुण आए भारत। लेकिन भारत के सम्राटों ने हुणों का यहाँ पर कोई दबाव नहीं डालने दिया, क्योंकि भारत का महान शासक, गुप्त साम्राज्य का सबसे शक्तिशाली शासक और सबसे अंतिम शक्तिशाली शासक, जिसने हुणों को यहाँ चलने नहीं दिया, अर्थात हुणों की यहाँ पर कोई चलने नहीं दी और भारत की व्यवस्था को बनाए रखा, तो उसका नाम है स्कंदगुप्त। ठीक है, गुप्त वंश का ऐसा शासक जिसने हुणों को हराया वो है आपका स्कंदगुप्त। अब बात करते हैं इनके सिक्कों के बारे में। इनके काल में जो सोने के सिक्के थे उनका भार बढ़ गया, क्योंकि इसमें मिलावट हुई थी। तो आपको याद रखना है कि अगर एग्जाम में पूछ ले कि ऐसा कौन सा गुप्त शासक है जिसके काल में सोने के सिक्कों का भार बढ़ गया था, तो भार कितना बढ़ा? तो पहले भार था 144 ग्रेड। ठीक है, फिर बाद में उसका भार हो गया सिक्कों का 146 ग्रेड। ठीक है, तो इसके काल में सिक्कों का भार बढ़ गया। और ये गुप्त वंश का प्रथम शासक था जिसने, ठीक है, स्कंदगुप्त प्रथम शासक था जिसने पश्चिमी भारत में चांदी के सिक्कों का प्रचलन जारी रखा, क्योंकि स्कंदगुप्त के आते समय तक चांदी के सिक्के बंद हो गए थे। ठीक है, और वैसे ही पश्चिमी भारत में चांदी के सिक्के चलना कठिन कार्य था। ठीक है, फिर भी स्कंदगुप्त ने चांदी के सिक्के पर जारी रखे पश्चिमी भारत में। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है कि सोने के सिक्कों का भार बढ़ गया और पश्चिमी भारत में चांदी के सिक्के जारी रखे। तो अब बात करते हैं आगे स्कंदगुप्त के बारे में। ठीक है, स्कंदगुप्त के बारे में। स्कंदगुप्त ठीक है, और स्कंदगुप्त में आपको याद रखना है कि इसके समकालीन, इसके समय सोने के सिक्कों का भार अर्थात वजन, भार बढ़ गया। क्यों बढ़ा? क्योंकि इसमें मिलावट कर दी गई। इसमें मिलावट कुछ अन्य धातु मिला दी गई, जैसे लोहा है, तांबा है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसमें मिलावट होना शुरू होगी। मिलावट शुरू हो गई थी। और स्कंदगुप्त प्रथम शासक था। स्कंदगुप्त प्रथम शासक था जिसने पश्चिमी भारत में चांदी के सिक्कों का प्रचलन जारी रखा। चांदी के सिक्कों का प्रचलन जारी रखा। नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और साथ साथ में नोट्स बनाते रहिए। क्या सीखा
क्या कि इसके समकालीन सोने के सिक्कों का भार बढ़ गया और इसमें मिलावट शुरू हो गई, इसीलिए भार बढ़ गया। ठीक है। और प्रथम शासक जिसने पश्चिमी भारत में चांदी के सिक्कों का प्रचलन जारी रखा। ठीक, मेरे को लगता है कि इतने तक बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, एक बार मैं फिर आपको रिपीट करा दूंगा। ठीक है, तो आप ध्यान रखें। ठीक है, आगे बात करें तो अब स्कंदगुप्त हमारा समाप्त होता है वैसे। ठीक है, तो स्कंदगुप्त हमारा समाप्त होता है। और इसके बारे में एक और जानकारी मिलती है कि इसने जो चीनी दरबार था, जो इसके समकालीन जो चीनी दरबार था, उसमें अपना राजदूत भेजा था। तो स्कंदगुप्त ने चीनी दरबार में अपना राजदूत भेजा। ठीक है, और इसने अपनी राजधानी को बदल दिया। ठीक है, इसने अपनी राजधानी को अयोध्या कर दिया। ठीक है, इसने अपनी राजधानी अयोध्या बनाई। ठीक, बात आई समझ में कि स्कंदगुप्त ने चीनी दरबार में अपना राजदूत भेजा। अर्थात इससे पता चलता है कि पहले भारत और चीन के मध्य अच्छा व्यवहार था। ठीक है, वर्तमान में तो कुछ अच्छा व्यवहार है नहीं, क्योंकि अभी तक सीमा पर वैसे ही तनाव चल रहा है। ठीक है, क्योंकि पहले ऐसा था, पहले मतलब स्कंदगुप्त का काल में कि चीनी और भारत का व्यवहार अच्छा था, इसीलिए ये प्रचलित होता है कि इसने अपना राजदूत चीनी में भेजा और चीनी दरबार ने, जैसे चीनी शासक ने भारत में भेजा हुआ राजदूत। तो इससे ये पता चलता है कि पहले भारत और चीन के मध्य अच्छा व्यवहार था और इसने अपनी राजधानी अयोध्या को बनाई। ठीक, अब बात करते हैं आगे। ठीक है, अब बात करते हैं आगे। तो इसने अश्वरोही सिक्कों का प्रचलन किया, अश्वरोही और लक्ष्मी जी का सिक्का। ठीक है, धनुर्देह सिक्का। तो इस प्रकार के 3 सिक्कों का प्रचलन किया इसने। ठीक है, तो इसने 3 प्रकार के सिक्के चलाए। ठीक है, नंबर 1 अश्वारोही। ठीक है, नंबर दो आपका जाए लक्ष्मी जी का सिक्का, लक्ष्मी। और नंबर 3 आपका आ जाएगा धनुर्देह। ठीक, तो इस प्रकार से 3 सिक्कों का प्रचलन किया। अब हमारा लगभग कंप्लीट होता है स्कंदगुप्त। फिर रिपीट कीजिए आप स्कंदगुप्त के बारे में। सबसे पहले हमने पढ़ा कि स्कंदगुप्त का कार्यकाल था 455 से 467 तक। फिर हमने पढ़ा कि स्कंदगुप्त के काल में हुणों का आक्रमण हुआ। ठीक, और फिर हमने क्या पढ़ा कि ये वैष्णव धर्म से संबंधित था और इसने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया, और सुदर्शन झील का निर्माण करवाने वाला इसका सेनापति था चक्रपालित। और हमने क्या पढ़ा था कि इसके समकालीन सिक्कों में मिलावट आई और चांदी के सिक्कों का प्रचलन इसने पश्चिमी भारत में शुरू रखा और इसके दरबार में इसने अपने चीनी दरबार में अपना राजदूत भेजा और इसने 3 प्रकार के सिक्के प्रचलित किए, अश्वरोही, धनुर्देह और आपका लक्ष्मी जी का सिक्का, और इसने अपनी राजधानी अयोध्या बनाई। ठीक है, बात आई समझ में। अब इसके बाद आगे बात करते हैं अन्य शासक के बारे में। स्कंदगुप्त के बाद ऐसे कौन से शासक हुए, मतलब उनके पीछे वाले शासकों के बारे में बात करते हैं। ठीक, तो पीछे वाले शासक कौन कौन से थे आपको ये याद रखना है। ठीक, शासकों के बारे में बात करते हैं। पुरुगुप्त की है कि जो ये स्कंदगुप्त था, इसके बाद आया था पुरुगुप्त। ठीक है,
पुरुगुप्त शासक आया था इसके बाद। ठीक, स्कंदगुप्त के बाद आया था पुरुगुप्त। पुरुगुप्त आया था इसके बाद। ठीक है, और पुरुगुप्त वृद्धावस्था में बना था। वृद्धावस्था में शासक बना और ये बौद्ध धर्म मानता था। ठीक है, और ये बौद्ध धर्म मानता। ठीक है, क्या याद रखना आपको पुरुगुप्त ने कि स्कंदगुप्त के बाद वृद्धा शासक बना पुरुगुप्त, जो वृद्धावस्था में बना और बौद्ध धर्म को मानता था। ठीक है, बात आई समझ में। अब आपको वैसे इसका कार्यकाल, तो इसका कार्यकाल था 467 से 476 तक। ठीक, इसका कार्यकाल था 467 से 476 तक। फिर इसके बाद बना बुद्धगुप्त, जिसका कार्यकाल था आपका 467 से 495 तक। ठीक है, और इसकी एक उपाधि आप याद रखो तो रख लो, इसकी उपाधि है वैसे इसकी उपाधि है श्री विक्रम। ठीक है, उपाधि श्री विक्रम। ठीक, इसकी उपाधि कौन सी है? तो इसकी उपाधि है श्री विक्रम। पुरुगुप्त, ठीक है, पुरुगुप्त और 467 ईसा पूर्व से 476, ये 76 है। ठीक है, और वृद्धावस्था में शासक बना। ठीक है, और बौद्ध धर्म से संबंधित था। ठीक, और बुद्ध, आगे बात करते हैं बुद्धगुप्त के बारे में। तो बुद्धगुप्त 467 से 495 तक बना और इसकी उपाधि थी श्री विक्रम। ठीक, श्री विक्रम। अब बात करते हैं नरसिंह। मैंने आपको पहले बताया था कि अंतिम शक्तिशाली मान सकते हैं इसको, नरसिंहगुप्त बालादित्य के बारे में बात करते हैं। इसके बारे में हम अच्छे तरह से पढ़ेंगे क्योंकि ये आपके एग्जाम के रिलेटेड महत्वपूर्ण हो सकता है, क्योंकि एग्जामिनर को पता है कि आपने तो क्या चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त सेकंड और स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त और स्कंदगुप्त रट के रखा है, तो वो उसमें से पूछेगा ही नहीं आपको। अगर पूछेगा तो वो अंदर से पूछेगा उसमें से भी, उसको तो आपको याद रखना ही है। लेकिन उससे अलावा ये इसमें भी पूछ सकता है, जैसे पुरुगुप्त। ठीक है, पुरुगुप्त में पूछ सकता है, बुद्धगुप्त में पूछ सकता है कि इसकी उपाधि बताइए बुद्धगुप्त की। तो यार हमको पता है कि श्री विक्रम, तो ये हम बता सकते हैं। फिर आपका इसके बाद आता है नरसिंहगुप्त बालादित्य। ठीक है, नरसिंहगुप्त बालादित्य। बात करते हैं आगे नरसिंहगुप्त बालादित्य के बारे में। नरसिंहगुप्त बालादित्य। ठीक है, बात करते हैं इनके बारे में। नरसिंहगुप्त बालादित्य, जिसका शासनकाल था आपके 495 से 530 तक। नरसिंहगुप्त बालादित्य। जिसका शासनकाल था आपके 495 से 530 ईस्वी में। ठीक, और 530 यह मतलब गुप्त वंश का अंतिम शासक मान सकते हो, इसका अंतिम शक्तिशाली। ठीक है, मैं मान सकता हूं अंतिम शक्तिशाली। ठीक, और इसके समय गुप्त साम्राज्य 3 भागों में बटा। एक तो आपका मगध, ठीक है, मगध, बंगाल और मालवा। ठीक, मगध, इसके समय गुप्त वंश 3 भागों में बंटा। कौन कौन से भाग थे? तो एक तो था आपका मगध, ठीक है, मगध, मालवा और बंगाल।
बंगाल। मगध का आपका था जैसे ये नरसिंह, ये यही था। और मालवा का था आपका भानुगुप्त, और बंगाल का था आपका वैन्यगुप्त। ठीक है, 3 थी। लेकिन इसमें आपको क्वेश्चन पूछ सकता है इसमें से, क्यों? क्योंकि भानुगुप्त के काल में एरन अभिलेख मिलता है। भानुगुप्त के काल में एरन अभिलेख 510 ईस्वी का एरन अभिलेख मिलता है। ठीक है, तो एरन अभिलेख के बारे में बात करते हैं। ठीक है, एरन अभिलेख, जो भानुगुप्त, जो मालवा का शासक था भानुगुप्त, उसके बारे में बात करते हैं। मालवा, भानुगुप्त, भानुगुप्त। ठीक, तो मालवा के भानुगुप्त के समकालीन एक एरन अभिलेख मिलता है। एरन अभिलेख 510 ईस्वी। एरन अभिलेख 510 ईस्वी। इस अभिलेख के अनुसार एक कहानी बनती है कि इस अभिलेख के अनुसार होण आए थे और होणों का शासक था तोरमान। ठीक, होणों का राजा था तोरमान, और तोरमान और भानुगुप्त के बीच युद्ध हुआ। ठीक है, जिसमें भानुगुप्त का सेनापति था गोपाल राज, और गोपाल राज उस युद्ध में मारा जाता है। और गोपाल राज की पत्नी होती है गोपाल राज के पीछे सती, जो भारत का सती प्रथा का पहला प्रमाण मिलता है, याद रखना। और महत्वपूर्ण, बहुत इंपॉर्टेंट, MOST, मोस्ट, ये आपका मोस्ट है, क्योंकि भारत की पहली सती प्रथा का उल्लेख कहां मिलता है, तो आपको याद रखना है कि एरन अभिलेख 510 ईस्वी में। और एरन अभिलेख 510 ईस्वी में यह मिलता है कि भानुगुप्त का सेनापति गोपाल राज, जो होण शासक तोरमान के साथ युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुआ, और उसकी पत्नी जो सती हुई थी गोपाल राज के पीछे, जो भारत का पहला सती प्रथा का उल्लेख मिलता है एरन अभिलेख में। इससे ज्यादा मैं आपको क्या समझा? ठीक है, एरन अभिलेख के अनुसार भानुगुप्त के सेनापति गोपाल राज होणों के साथ युद्ध। ठीक है, और गोपाल राज होण शासक था तोरमान, और ये हुआ था वीर गति को प्राप्त। और इसके पीछे इसकी पत्नी सती हुई। ठीक है, और ये सती प्रथा का पहला उल्लेख, सती प्रथा का भारत में प्रथम उल्लेख है। सती प्रथा का भारत में प्रथम उल्लेख मिलता है एरन अभिलेख से, जिसमें भानुगुप्त के सेनापति गोपाल राज की पत्नी सती हुई थी। और किसके सामने वीर गति को प्राप्त हो गोपाल राज? तो वह हुआ था आपके होण शासक तोरमान के साथ। अब और जे नरसिंह आ गया, और नरसिंह के बाद हम कोई ऐसा शासक आया नहीं। वैसे 530 से 550 तक था आपका विष्णुगुप्त, और विष्णुगुप्त था अंतिम शासक, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, विष्णुगुप्त। ठीक है, विष्णुगुप्त आपका आता है 530 से 550 ईस्वी तक। और गुप्त वंश का अंतिम शासक, गुप्त वंश का अंतिम शासक। मैंने आपको गुप्त वंश के पूरे शासक बताए हैं।
कोई भी गाइड आपको इस तरह के शासक नहीं बताएगी, न भी कोई आपको टीचर बताएगा। मैंने पूरे कहीं से ले लेके आपको पूरे गुप्त वंश इतना कंप्लीट करवाया गुप्त वंश। और अब हम बात करेंगे, अब गुप्त वंश कंप्लीट नहीं हुआ है, गुप्त वंश के शासक कंप्लीट हुए हैं, ठीक है, गुप्त वंश का साम्राज्य कंप्लीट हुआ है। अब हम गुप्त वंश का प्रशासन पढ़ेंगे, ठीक। तो थोड़ी बात कर लें तो कुछ बिंदुओं के बारे में कि गुप्त वंश का पतन कैसे हुआ, उनके बारे में अभी बात कर लेते हैं, फिर हम बात करेंगे, कल से हम शुरू करेंगे गुप्त वंश का प्रशासन, ठीक। तो गुप्त वंश का पतन, मोस्ट आपका हेडिंग, गुप्त वंश का पतन। गुप्त वंश का पतन कैसे हुआ? तो अयोग्य शासकों की वजह से, अयोग्य शासकों की वजह, ठीक है। और एक आपका सामंतीय व्यवस्था, क्योंकि सामंतों ने विद्रोह करना शुरू कर दिया। नंबर 3 आनुवांशिकी कैसे मैं आपको बताऊं, आनुवांशिकी व्यवस्था नहीं, आनुवांशिक जैसे कि सामंत है, जैसे कोई सामंत था वो ही चाह लेता कि मैं बनूंगा शासक, गुप्त वंश का शासक मैं बनूंगा, तो कोई और सामंत था, जैसे अयोध्या का सामंत और मगध का सामंत। अयोध्या वाला बोल रहा है कि मैं बनूंगा, मगध वाला बोल रहा है कि मैं बनूंगा, मालवा वाला बोल रहा है कि मैं बनूंगा राजा, बंगाल वाला बोल रहा है कि मैं बनूंगा। तो इस प्रकार से जो आनुवांशिकी अर्थात मन की इच्छा मर जाती है ना, फिर कोई अपने आप के वंश को खत्म कर दिया, गुप्तों ने गुप्त वंश को खत्म कर दिया, किसी अन्य शासक ने नहीं किया, ठीक। आनुवांशिकी और बात करें आगे, तो अयोग्य शासक, सामंतीय व्यवस्था, आनुवांशिकी, इस प्रकार के कुछ कारण रहे थे गुप्त वंश का पतन होने के लिए। बात आई समझ में? एक बार फिर रिपीट कर लेते हैं। स्कंदगुप्त पढ़ा हमने, स्कंदगुप्त में रिपीट कर लीजिए, आप रिपीट कर लो प्लीज, मैं आपको कृपया करके बोल रहा हूँ कि रिपीट कर लीजिए। जो आज हमने पढ़ा वो एक बार फिर रिपीट हो जाएगा आपके लिए, तो बहुत अच्छा रहेगा। रिपीट करो। स्कंदगुप्त कार्यकाल 456 से 467, और स्कंदगुप्त भारत का अंतिम शक्तिशाली शासक था और ये वैष्णव धर्म से संबंधित था, ठीक। और इसने सुदर्शन झील का पुनर्निर्माण करवाया, और पुनर्निर्माण करने वाला इसका सेनापति या सामंत था चक्रपालित, ठीक है, चक्रपालित था, ठीक। इसने हुणों के साथ युद्ध किया और हुणों को हराया, ठीक। और इसके शासनकाल में सोने के सिक्कों में मिलावट शुरू हो गई कि सोने का सिक्कों का भार बढ़ गया, 144 से 146 ग्रेड आ गया। और ये गुप्त वंश का प्रथम शासक था जिसने पश्चिमी भारत में चांदी के सिक्कों का प्रचलन जारी रखा, ठीक। आगे बात करते हैं इसकी राजधानी। तो इसने राजधानी, स्कंदगुप्त ने राजधानी अपनी अयोध्या बनाई। और एक बात और है कि बस इसके बारे में हो गई। अब बात करते हैं इसके जो स्कंदगुप्त के बाद आया था आपका पुरुगुप्त कुछ अच्छा है नहीं ऐसा, वृद्धावस्था में शासक बना और इसने अपनी बौद्ध धर्म से बौद्ध धर्म से संबंधित था। पुरुगुप्त के बाद आया था आपका बौद्धगुप्त, और बौद्धगुप्त की श्री विक्रम उपाधि आपको ध्यान रखनी है। फिर आता नरसिंह गुप्त बालादित्य। पुरुगुप्त का शासनकाल कितना है? 467 से 476। फिर आता है बुद्धगुप्त का 476 से 495। फिर आता है नरसिंह बालादित्य 495 से 530। और फिर आता है आपका विष्णुगुप्त जो 530 से 550, और 550 में गुप्त वंश समाप्त हो जाता है। तो हम बात कर रहे थे नरसिंह बालादित्य के बारे में, नरसिंह गुप्त बालादित्य, ठीक है। तो इसके समकालीन गुप्त वंश 3 भागों में बटा, मगध, मालवा, बंगाल। मगध का बना नरसिंह, मालवा का बना भालुगुप्त, और बंगाल का बना वैन्यगुप्त, ठीक है। भानुगुप्त के बारे में एरन अभिलेख आता है जो 510 ईस्वी में मिला था। 510 ईस्वी का एरन अभिलेख है, ठीक है। इस अभिलेख से भारत की प्रथम सती का उल्लेख मिलता है जो गोपाल राज भानुगुप्त का सेनापति हुणों के शासक तोरमान के साथ युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हुआ, और उसकी पत्नी ने सती हुई थी, जो भारत का प्रथम उल्लेख मिलता है। फिर बात करते हैं विष्णुगुप्त के बारे में, अंतिम शासक, ठीक। और गुप्त वंश के पतन के कार्यों के बारे में बात करें तो अयोग्य शासक, सामंतीय व्यवस्था, सामंतीय और आनुवांशिक व्यवस्था, क्योंकि आनुवांशिक कुछ इच्छा नहीं, ठीक। अब हम कल बात करेंगे गुप्त प्रशासन के बारे में, ठीक। तो आज के लिए बस इतना ही। अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए और लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। आपके टेलीग्राम चैनल, इंस्टाग्राम और आपके व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर सकते हैं, और हमें टेलीग्राम, इंस्टा किसी भी प्लेटफॉर्म पर साई स्टडी नाम से
खोज कर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।